देखो, हम लोगों के जो भी बेसिक नियम थे, ठीक है, आपके फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, नाम कैसे लिखते हैं, लैटिन नेम क्या है, डाल्टन के सिंबल्स क्या हैं, है ना, और उसके अलावा मोल्स क्या होते हैं, ये सारा इस चैप्टर का बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी इस चैप्टर में बहुत ही प्यारे प्यारे दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से लॉज हैं, वो बेसिकली हमको अभी कवर करने हैं। तो चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। सो टुडे टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा आसान सा ये मास वाला आपका एक लॉ है जो कि आप अभी भी पढ़ेंगे। 10वीं में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें छोटी सी जगह इसको आप देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जब आप बड़े हो जाएंगे 11th क्लास में जाएंगे, वहाँ की भी केमिस्ट्री की किताबों में आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखने को मिलेगा। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको कुछ एक इम्पॉर्टेंट ज्ञान की बात बता दूं, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाउ टुडे वी हैव ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। सम ऑफ देम आर मेटल, सम ऑफ देम आर नॉन मेटल, सम ऑफ देम आर मेटलॉइड्स। कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैस है, राइट। उनमें से कुछ आपके नेचुरली हैं, कुछ आपके मैनमेड हैं, कुछ उसमें से रेडियो एक्टिव भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि मैडम ये रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है। तो खैर अभी मैं इस रेडियो एक्टिव वाले टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला डिस्कशन कहीं और चला जाएगा। बट किसी और दिन कभी और इससे हमारा वास्ता पड़ा, जो कि चैप्टर नंबर 4 में पड़ेगा, तब हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। कुछ एलिमेंट्स आप लोगों के रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो मार्केट में ऐसे नहीं बिकते कि 1 किलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लो, ये वाला टोन नहीं रहता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा सावधानी से हैंडल किया जाता है, इन्हें बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में रखा जाता है ना। और जो इंसान इसे हैंडल कर रहे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरे सूट वगैरह पहने हुए होते हैं, स्पेशली डिज़ाइन वाले, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी उसकी रेस हमारी बॉडी में ना चली जाए, बराबर। तो ये सब हम लोग खैर 4th चैप्टर में मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में तुमको बताऊंगी जब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे बातचीत करेंगे। बट 2 टाइप के एलिमेंट्स आपके हैं, मैनी ऑफ आर नॉन रेडियो एक्टिव बट सम आर रेडियो एक्टिव। तो ये जो आप आज का टॉपिक पढ़ने वाले हो, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This particular law is strictly applicable to non-radioactive elements। यानी कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ आपके नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर ही वैलिड होता है। उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि इसको मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर भी अप्लाई कर लूँ तो ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, सीधी बात। मैडम फिर रेडियो एक्टिव पे क्या अप्लाई होता है? तो जब आप 11th क्लास में आएंगे, आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री नामक चैप्टर को पढ़ेंगे, तब उस न्यूक्लियर केमिस्ट्री नामक चैप्टर में आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आखिर रेडियो एक्टिव वालों पर अप्लाई क्या होता है, कैसे होता है। राइट नाउ अभी आप लोगों के टॉपिक ऑफ कंसर्न में पूरे 9th और 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही आएंगे। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रेडियो एक्टिव वालों के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा डिस्कशन का। अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन अभी हम लोग कर लेते हैं। वैसे ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस कंजर्वेशन ऑफ मास वाले पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद है, बट मैं पहले करवा देती हूँ। सुनो, जब आप 10th क्लास में जाएंगे, आपकी लाइफ में फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, जब आप 10th क्लास में जाओगे, 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वहाँ पर आपकी लाइफ में रिएक्शंस आएंगी। चलो आओ, अब हम रिएक्शंस आ गए आप लोगों की ज़िंदगी में तहलका मचाने, इस तरीके से 10th क्लास में रिएक्शंस आएंगी।
रिएक्शंस में हम लोगों का एक एम होता है, हमारा एक मकसद होता है। रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है, मैं थोड़ा सा तुम्हें ज्ञान दे दूं इस बारे में। रिएक्शन लिखने का एक तरीका होता है, एक एरो होती है, इस एरो पे एक ये होता है हेड, इसे हेड कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो तीर जैसा इसका मुंह है उसको बेसिकली हम लोग हेड कहते हैं। वहाँ पे आप लोगों का हेड होता है ना। अच्छा, वहाँ पे हेड पर हम लोग वो चीज़ें लिखते हैं जो न्यू फॉर्म हुई हैं, क्योंकि रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ ओल्ड चीज़ से कुछ नई चीज़ बनी होगी। तो रिएक्शन में जब कोई आपके पास ओल्ड चीज़ है, उस ओल्ड चीज़ से जब कुछ नया बनता है तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री उस ओल्ड चीज़ को कहा जाता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसे कहा जाता है रिएक्टेंस। और जो आप लोगों के पास नया नया कुछ फॉर्म होता है, उस नए नए फॉर्म वाले को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। सो जब आप क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके पास एक होगा रिएक्टेंट और एक होगा आप लोगों के पास प्रोडक्ट। तो जब भी इस तरीके की कोई भी रिएक्शन हमारे पास होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाली, तो उसमें हम लोगों का पता है एम क्या होता है कि जो जो नंबर ऑफ एटम्स, अभी एटम्स क्या होते हैं, क्या उनका सिंबल होता है, ये सब अपन लोग पढ़ चुके हैं ना। तो हमारा एम पता है क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों के LHS में है, LHS का मतलब रिएक्टेंट साइड में है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है, उतने ही सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए कहाँ पर, आप लोगों के प्रोडक्ट साइड में। ये हम लोगों का एम होता है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि रिएक्टेंट में आप लोगों के पास 5 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट में आप लोगों के पास 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ऐसा नहीं चलेगा। 10th क्लास में आप लोगों का ये एम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कि जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट में है, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। और ये जो कंसेप्ट होता है कि जितने इधर हैं उतने ही उधर करो, इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में, इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग। किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या करना, बैलेंसिंग करना। किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या करना, बैलेंसिंग करना। इसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और 1 मार्क के लिए सीधा MCQ क्लास 10 में पूछा जाता है कि व्हाई केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। आप जो इतना पढ़ रहे हो कि हमें ये रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करना है, उस तरीके से बैलेंस करना है, तो व्हाई केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नेसेसरी। तो मैक्सिमम बच्चे जवाब देते हैं कि मैडम वो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में इक्वल होने चाहिए। अरे वो तो वही तो बैलेंसिंग का मतलब है, लेकिन क्यों इक्वल होने चाहिए, क्यों? कई लोग अपना आंसर रिपोर्ट करते हैं, जैसे अगर उनसे आपने पूछा व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है बताओ, तो वो अपना जवाब ये देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, वो ये जवाब देते हैं। हाँ, वो ये उनका आंसर ये होता है, उनका जो आंसर होता है उनका आंसर ये होता है, ये तो ये उसका करेक्ट आंसर नहीं है, होने चाहिए वी नो। अब जैसे अगर मान लेते हैं तुम सब्जी खरीदने गए और जो तराजू होता है उस तरफ मतलब 2 किलो का लेट से आपने आलू खरीद रहे हो, तो और दूसरी तरफ भी 2 किलो का आलू ही होना चाहिए ना, वो इक्वल आना चाहिए। अगर मान लेते सब्जी देने वाला इंसान आपको इक्वल नहीं दे रहा है और आप उससे बोल रहे हो कि नहीं भैया मुझे इक्वल दो, तो वो बोलेगा भैया क्यों दूँ, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे, अरे क्योंकि मुझे 2 किलो आलू चाहिए तो इसलिए तो तू इक्वल दे, अगर तुम इक्वल नहीं करोगे तो मुझे 2 किलो आलू नहीं मिलेंगे। तो वो तो भैया चाहिए ही है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, तो कंडीशन है चाहिए, बट द पॉइंट इज क्यों चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज इसीलिए चाहिए क्योंकि रिएक्शंस को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, उनको फॉलो करना है, उन्हें मानना है, उसकी बातें सुननी है, वो डिसिप्लिन में रख रही है उनको कि नहीं देखो
चाहे तुम कैसी भी रिएक्शन हो, तुमको मुझको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैं एक भगवान हूँ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है मैं भगवान हूँ और रिएक्शन तुझे मेरे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तुझे मेरे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए 10th क्लास में हम लोग जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तब आप लोग रिएक्शंस की बैलेंसिंग क्यों करते हो, आप रिएक्शन की बैलेंसिंग इसीलिए करते हो ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम ओबे कर सके। तो इसका मतलब सोचो एक दफ़ा के लिए कि यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कितना इम्पॉर्टेंट है ना, कितना इम्पॉर्टेंट एक नियम है। तो एक्चुअली में ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है इसका एक और नाम है जिस नाम से ये थोड़ा सा कम फेमस है, बट मैं नाम बता देती हूँ। इसका नाम होता है लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ये लॉ दिया किसने? क्या ऐसा है क्या कि ताज़ा ताज़ा अभी मेरे दिमाग में बैठे बैठे एक ख्याल आया और मैंने उसको लॉ ऑफ उर्वशी करके लॉन्च कर दिया और तुमको सिखाए जा रही हूँ? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं ये जो लॉ है तुमको सिखा रही हूँ, ये लॉ मेरे द्वारा, ये एनसीईआरटी या किसी किताब के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। सदियों पहले हमारे पास कुछ हमारे साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट लोगों ने ये नियम हम लोगों को बनाकर दिए। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक से किसी दिन किसी साइंटिस्ट को कुछ बड़बड़ाने का मन किया तो वो आपको कुछ बड़बड़ा कर कुछ देकर चले गए। उनके पास इन सारे नियमों का, इन सारे रूल्स का सॉलिड या तो आर्ग्यूमेंट रहता है या तो कोई मैथमेटिकल प्रूफ रहता है। खैर, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास जो हमारे बड़े ही सम्माननीय साइंटिस्ट रहे लेवेशियर, उनके द्वारा दिया गया है। पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि बताइए ये पर्टिकुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया, तो किसने प्रपोज किया, ये मैंने बताया। फिर मैंने एक चीज़ आप लोगों को और बताई कि लॉ का मतलब ये नहीं होता, ठीक है, लॉ का मतलब ये नहीं होता कि उठाया, मेरे मन में कुछ नंबर्स आए और मैंने पट 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 रट लिया और मैंने बोल दिया कि लो भैया ये लॉ है, इस लॉ को मान लो। कल को तो ऐसे मैं भी कुछ बोल दूंगी, तो क्या मेरे बोले हुए स्टेटमेंट को क्या पूरी दुनिया मानेगी क्या? या किसी और के बोले हुए स्टेटमेंट को क्या कभी कोई दूसरी दुनिया मानेगी? कोई नहीं मानेगा यार। सब बोलेंगे लॉ प्रूफ, लॉ मैडम आप क्या बोल रहे जा रहे हो, प्रूफ लॉ, प्रूफ प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझको ये बताओ कि अगर लेवेशियर ने ऐसा कह दिया कि देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों मानोगे? है ना, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों मानोगे अनलेस एंड अनटिल वो सही में मतलब क्या ना हो, वो टेस्टेड ना हो। तो एक्चुअली में इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जिसने टेस्ट किया उस साइंटिस्ट का नाम है लैंडोल्ट। ये आई डोंट थिंक कि तुम लोगों की एनसीईआरटी में इसके बारे में है 9th क्लास में, ठीक है, बट तुम्हें पता होना चाहिए गिवन किसने दिया है, ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, और किसने टेस्ट किया ये भी तुमको पता होना चाहिए। खैर, अब हम लोग इस पर बातचीत करते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन होने से पहले जो ओल्डर सब्सटेंसेस थे उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उस नए सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर मैं जाऊं, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में LOCM लिख रही हूं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्टेंट चाहे 1 हो, रिएक्टेंट चाहे 2 हो, रिएक्टेंट चाहे 3 हो, या चाहे जितने रिएक्टेंट लेने हैं यार तुम ले लो, सारे रिएक्टेंट के मास का अगर हम सम करें, सारे रिएक्टेंट्स के मास का अगर हम सम करें, सारे रिएक्टेंट्स के मास का अगर हम सम करें, ये जो मैंने सिंबल दिया है ना, ये सिंबल मैथ्स की भाषा में इसको कहते हैं समेशन का सिंबल। जैसे आप छोटी कक्षा से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब पढ़ते आते हो ना,
वैसे ही इस सिंबल का मतलब होता है समेशन, ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है समेशन। तो जितना भी रिएक्टेंट है वो सारे रिएक्टेंट के मास का जब आप एडिशन करोगे, सम करोगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि वही सेम समेशन आप लोगों का किसका आना चाहिए, वही सेम समेशन आप लोगों के प्रोडक्ट का भी आना चाहिए, वही सेम समेशन आप लोगों के प्रोडक्ट का भी आना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यानी कि आप रिएक्शन के दौरान जो आपने स्टार्टिंग में जो भी रिएक्टेंट्स लिए हैं उनका जो भी मास है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अरे यार अब तो नया प्रोडक्ट बन गया तो मास कम हो गया होगा। रिएक्शन हमेशा अपने आप खुद ब खुद इस मैनर में हुई होगी कि जो मास है वो दोनों तरफ क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, ठीक है। वो रिएक्शन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डेफिनेटली फॉलो किया ही होगा। इस चीज को मैं कह रही हूं या लेवेशियर ने ऐसा कहा तो तुम मान लो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस चीज का प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, हम उस एक्सपेरिमेंट पे बातचीत करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये चीज को कंफर्म किया गया कि हाँ यार ये चीज तो जो बोली जा रही है कि रिएक्शन करने से पहले जो रिएक्टेंट्स थे वो कंप्लीटली अलग थे और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बने वो भी कंप्लीटली अलग है। बट रिएक्शन होने से पहले का मास और रिएक्शन होने के बाद का मास जब देखा गया तो सेम मिला। इससे ये पता चलता है कि यार रिएक्शन के दौरान ना तो मास क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, ठीक है। देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस प्रकार का है। ये एक वेइंग मशीन है, डिजिटल वेइंग मशीन। इस वेइंग मशीन के ऊपर हम लोगों ने एक बीकर रखा। इस बीकर में, अच्छा इसको बीकर नहीं कहते यार, इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। प्रॉपर साइंटिफिक नेम ही तुम्हें बताए जाए, नहीं तो बोलोगे कि गलत गलत सिखा दिया। ये कोनिकल फ्लास्क कहा जाता है इसको। इस कोनिकल फ्लास्क में मैंने सोल्यूशन रखा Na2SO4 का। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो Na का मतलब होता है सोडियम और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। तो Na2SO4 को कहा जाता है सोडियम सल्फेट। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने बहुत ही सावधानी से ये टेस्ट ट्यूब रखी, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या रखी है, टेस्ट ट्यूब रख दी और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी एक केमिकल रखा। इस केमिकल का नाम है CaCl2। इसे हम लोग कहते हैं, Ca मतलब कैल्शियम और Cl मतलब क्लोराइड, सो इट विल बी नोन एज कैल्शियम क्लोराइड। अभी जो सोडियम सल्फेट है वो कोनिकल फ्लास्क में है, कैल्शियम क्लोराइड है वो अपने टेस्ट ट्यूब में है। दोनों केमिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों केमिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। फिर देखो सेकेंड इमेज में क्या हुआ। सेकेंड इमेज में हमने उस पर्टिकुलर कोनिकल फ्लास्क को उल्टा कर दिया। अच्छा, अब उल्टा कर दिया है तो कहीं हमारा केमिकल गिर ना जाए, इस डर से ऊपर हमने कॉर्क लगा के रखी है ताकि केमिकल्स प्रॉपरली मिक्स होने चाहिए, गिरने नहीं चाहिए, ठीक है, मिक्स होने चाहिए। तो हमने ऊपर कॉर्क लगाई है और हमने उस कोनिकल फ्लास्क को टिल्ट कर दिया। तो जब आप उस कोनिकल फ्लास्क को टिल्ट कर रहे हो तो आप ये देखो कि यहाँ से केमिकल नीचे आ जाएगा और ये वाला केमिकल, ये दोनों केमिकल्स आपस में बोलो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये दोनों केमिकल्स आपस में बोलो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन जो है वो रिएक्शन क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है ना। यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब वो लोग अलग अलग थे, तब हमने वेइंग मशीन में देखा कि इसका वेट 300.23 ग्राम था। और जब वो मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद ऑब्वियस है नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जो नया प्रोडक्ट बना वो था CaSO4। इन दोनों के मिक्स होने के बाद ये CaSO4 आप लोगों का नया प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ में आप लोगों को NaCl मिला, 2 प्रोडक्ट मिले। कितने प्रोडक्ट मिले आपको, टोटल 2 प्रोडक्ट मिले। तो आपने जब देखा कि अगेन वेट कितना है, तो अगेन वेट नया प्रोडक्ट बनने के बाद भी 300.23 है। तो दिस प्रूव्स दैट कि रिएक्शन होने से पहले जो मेरे पास रिएक्टेंट्स थे, उन रिएक्टेंट्स के मास का सम
ठीक है, मास का सम रिएक्टेंट नंबर 1 रिएक्टेंट नंबर 2 वो इक्वल आ रहा है, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बने उसके मास के सम के बराबर वो इक्वल आ रहा है। इस चीज से ये बात होती है प्रूफ, इस चीज से ये बात होती है प्रूफ। अब कई बच्चों का ये डाउट आ सकता है कि मैडम रिएक्शन में CaSO4 कैसे बना, रिएक्शन में NaCl कैसे बना। तो उसके लिए अगर आप 9th क्लास में हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। आपको इस चीज़ को सीखने के लिए 10th क्लास तक का वेट करना पड़ेगा। जब आप 10वीं कक्षा में पहुंच जाओगे तो 10वीं कक्षा में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दो चीज़ों के रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो उस वक्त के लिए फ़िलहाल तो अभी आपको यही याद रखना है, वो क्या कि रिएक्शन के पहले जितना भी मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पेपर में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से देखो कैसे आ सकते हैं। आपको ये आ सकता है कि हु स्टेट, मतलब बताइए किसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट लिखने को आ सकती है। तो वो ये दोनों चीज़ें मैं NCERT में प्रॉपरली मार्क करा के दूंगी। ठीक है, कि देखो यहाँ से यहाँ तक ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंसर है, वो आंसर है ना। स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, 3 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी पेपर में बनेगा कि एक्सप्लेन करिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, तो वो मैं मार्क करवा के दूंगी। पॉइंट नंबर 3 आपको जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स की बताइए, न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करिए। तो पहले हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नामक एक और लॉ है हमारे सिलेबस में, पहले वो पढ़ लेते हैं। दोनों लॉज को पढ़ने के बाद हम वो दोनों लॉज के किस तरीके से क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स है उस पर बातचीत करेंगे। तो ये टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्लास को, इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ रोकते हैं। कल की क्लास में आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ चीज़ें स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसके NCERT में आंसर मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के डिस्कशन पे आएंगे कि अच्छा इसका न्यूमेरिकल ऐसे करते हैं, इसका